स्टार्टेड। आज हम 12th क्लास का असाइनमेंट सॉल्यूशन करेंगे बीए के बारे में, बीए सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर्ली किस तरीके का पैटर्न आता है वो मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम में। फर्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन, थर्ड 2 मार्क्स एंड फोर्थ 3 मार्क्स एंड फिफ्थ 15 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स के। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट कार्यकारी स्तर, सेकंड कर्मचारी स्तर, थर्ड नीति विषय एंड अधिकार का स्तर। तो इसमें पहला आएगा फर्स्ट कार्यकारी स्तर, मतलब कि कर्मचारी स्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कार्यकारी स्तर। सेकंड क्या बोला है? आयोजन व्यावसायिक साहस का मस्तिष्क है। तो व्यवस्था तंत्र, ए हृदय, बी हाथ पैर, सी रक्त या डी शारीरिक ढांचा। तो यहां पर क्या आएगा? शारीरिक ढांचा, डी। थर्ड क्वेश्चन, वैज्ञानिक संचालन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ए ल्यूथर गुलिक, बी फ्रेडरिक टेलर, सी हेनरी फ्योल या डी पीटर एफ ड्रगर। तो वैज्ञानिक संचालन के पिता कौन माने जाते हैं? तो बी फ्रेडरिक टेलर। नवपारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन है? तो नवपारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन है? ऑप्शन दिया है, ए हर्ट्जबर्ग, बी हेनरी फ्योल, सी फ्रेडरिक टेलर या डी एल्टन मेयो। तो नवपारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो एल्टन मेयो, डी। संबंध है, आयोजन का किसके साथ संबंध है? तो ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी उत्पादन या डी भविष्य। तो आयोजन के बारे में आप जानते ही हैं। तो आयोजन किसके साथ संबंध रखता है? डी भविष्य के साथ। निश्चित कार्य, सी चुनाव का कार्य या डी कठिन कार्य। तो आयोजन का कार्य क्या होता है? सी चुनाव करने का, यानी कि चुनाव का कार्य। ओके, सेवन में क्या बताया गया है? सफल आयोजन के लिए पूर्व शर्त क्या है? तो ए समय की दीर्घ अवधि, बी समय की अल्प अवधि, सी व्यवस्था तंत्र या डी परिवर्तनशील। तो यहां पर क्या आएगा? सी व्यवस्था तंत्र। जाना जाता है? तो ए श्रेणी, बी कार्यानुसार, सी रेखीय या डी अनौपचारिक। तो इसमें क्या आएगा? सी रेखीय व्यवस्था तंत्र को सैनिक व्यवस्था तंत्र के नाम से जाना जाता है।
सी प्रोजेक्ट मैनेजर या डी अधिकारी। जो निम्न स्तर से आदेश प्राप्त करते हैं उसे अधीनस्थ के रूप में जाना जाता है। लास्ट एमसीक्यूज, निम्न में से क्या नहीं सौंपा जा सकता? ए अधिकार, बी दायित्व, सी उत्तरदायित्व या डी कार्य। तो इसमें क्या आएगा? सी उत्तरदायित्व को नहीं सौंपा जा सकता है। ओके, तो यहां पर आपका एमसीक्यूज खत्म होता है। एमसीक्यूज के बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मतलब कि 1 मार्क्स के आते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्या बताया गया है, व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या? तो व्यवस्था तंत्र जैसा कि आप जानते ही हैं, व्यवस्था तंत्र का अर्थ होता है, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्ति के मध्य जो अधिकार और दायित्व का विभाजन किया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? व्यवस्था तंत्र के रूप में। या शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि व्यवस्था तंत्र अर्थात अधिकार और दायित्वों का सही तरीके से विभाजन करना और प्रॉपर तरीके से तैयार करना। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अधिकार सौंपना किसे कहते हैं? तो अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना और कार्य करने के लिए अधिकार देना। जो कार्य है उसको दूसरे को सौंपा जाता है और उसका अधिकार उन्हें दिया जाता है, अर्थात कि अधिकार सौंपना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? ओआर का फुल फॉर्म बताइए। ओआर का, तो ओआर का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन रिसर्च, जिसे कार्यात्मक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन, संचालन का प्रथम तथा अंतिम कार्य। तो संचालन का प्रथम कार्य होता है आयोजन करना और अंतिम कार्य होता है नियंत्रण करना। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद संचालन के सिद्धांत अर्थात क्या? तो व्यवसायिक इकाई में जो मनुष्य हैं, मनुष्य व्यवहार, उनको अनुकूल करने के लिए नियम, सिद्धांत, नीति नियम बनाए जाते हैं और इस प्रकार से इस सिद्धांत को संचालन के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है सीईओ का वैज्ञानिक संचालन अर्थात क्या? तो वैज्ञानिक संचालन अर्थात कि इसके बारे में फ्रेडरिक टेलर ने बताया है कि किसी भी विशेष इकाई में या कारखाने में कर्मचारी के पक्ष में संपूर्ण मानसिक क्रांति होती हो। मतलब कि कर्मचारियों के पक्ष में जो नीति नियम बनाए जाते हैं उनके हित के लिए ऐसे संचालन को वैज्ञानिक संचालन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है सीईओ का फुल फॉर्म, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। आप हिंदी में भी इसका नाम लिख सकते हैं, बट फुल फॉर्म पूछा है तो आपको कंपलसरी इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा, स्पेलिंग का ध्यान देना। उसके बाद संचालन अर्थात कि क्या? तो संचालन अर्थात कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दूसरे को कार्य सौंपा जाता है, इस प्रवृत्ति को संचालन के रूप में जाना जाता है। मतलब कि प्रॉपर डेफिनेशन, कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना, अर्थात कि संचालन। उसके बाद आता है मध्य स्तर संचालन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य स्तर संचालन, जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर अधिकारियों का संचालन होता है, मतलब अलग अलग विभाग तैयार किए जाते हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? अधिकारियों के स्तर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है आयोजन की परिभाषा बताइए। तो भविष्य में क्या प्राप्त करना है, किस तरीके से करना है और किस तरीके से लक्ष्य प्राप्त सही तरीके से हो पाए, इसका पूर्व विचार करना, अर्थात कि आयोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। 1 मार्क्स के हैं तो आपको 1 सेंटेंस में कंप्लीट करना है, 1 लाइन में। ठीक है, उसके बाद आता है 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट आता है उच्च संचालन। संचालन के उच्च स्तर पर किए जाने वाले कोई भी 2 कार्य। तो उच्च स्तर पर कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो सबसे पहला उच्च स्तर किस प्रकार से लक्ष्य प्राप्त करना है उसका आयोजन करना है। इसके साथ साथ कौन सा कार्य
प्रबंध या व्यवस्था तंत्र का अर्थ बताइए। प्रबंध या व्यवस्था तंत्र का अर्थ मतलब कि सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्ति के मध्य अधिकार और दायित्वों का विभाजन किया जाता है, ऐसे प्रबंध को व्यवस्था तंत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब अधिकार और दायित्वों का सही तरीके से विभाजन होना चाहिए। उसके बाद आता है रूल। संकलन का अर्थ बताइए। तो संकलन का अर्थ व्यवसायिक इकाई के अलग अलग विभागों कर्मचारियों में द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं, उनके मध्य एक सूत्रता और सुमेल स्थापित किया जाता है, ऐसे कार्य को संकलन के रूप में जाना जाता है। मतलब अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग कार्यकारी होते हैं, तो उसके बाद उन्हें अधिकार और दायित्व सौंप दिया जाता है, उसके अलावा उनके अंदर एक सूत्रता और सुमेल होनी चाहिए। तो ऐसा जो कार्य करता है उस कार्य को क्या कहते हैं? संकलन। ठीक है। उसके बाद आता है रूल ऑफ थंब। ये फेडरिक टेलर के संचालन के सिद्धांत के अंतर्गत आपको बता ही दिया गया था कि रूल ऑफ थंब अर्थात क्या होता है? रूल ऑफ थंब मतलब कि पहले के समय में जो कर्मचारी थे वो मालिक के अकॉर्डिंग ही कार्य करते थे। मतलब जैसा मालिक आदेश देता था वैसा ही कर्मचारियों को कार्य करना पड़ता था। तो आदेश के अनुसार किया जाने वाला कार्य को रूल ऑफ थंब के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है आदेश की एकरूपता का सिद्धांत बताइए। आदेश की एकरूपता मतलब कि कर्मचारियों को अगर आदेश दिया जाए तो ये हेनरी फेवर के संचालन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है आदेश की एकरूपता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मालिक होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो कर्मचारी को कार्य तो देते हैं, लेकिन इस सिद्धांत के अंतर्गत वो कार्य एक ही पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए या वो आदेश एक ही पर्सन के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो कंफ्यूज नहीं होते हैं और सही तरीके से कार्य करते हैं। मतलब कि आदेश की एकरूपता भी बनी रहती है और ये सिद्धांत का फॉलो भी होता है। ठीक है। तो ये सिद्धांत हेनरी फेवर के द्वारा दिया गया है आदेश की एकरूपता। उसके बाद आता है आयोजन की 4 सीमाएं बताइए। कौन कौन सी सीमा है आयोजन की? कोई भी 4 सीमा के बारे में बताना है। आयोजन की कोई 4 सीमाएं बताई गई हैं। तो उस सीमा के अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं कि भविष्य के अकॉर्डिंग ही कार्य किया जाता है। तो मतलब कि अगर कोई भी अंदाजा गलत हो तो वो कार्य गलत हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ भविष्य के साथ ही संबंध रखता है। इसके साथ साथ इसमें पूर्व विचार करना होता है। अंदाजा गलत हो तो प्लानिंग भी गलत होती है, मतलब कि आयोजन भी गलत होता है। इस तरीके से आप 4 सीमाएं लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एकल उपयोगी और आकस्मिक योजनाएं। एकल उपयोगी जो योजनाएं होती हैं उसमें होता क्या है कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाई जाती है और उस योजना को किस तरीके से करना है, कैसे करना है, इस प्रकार का ढांचा तैयार किया जाता है। तो उसे एकल प्रकार की योजना के रूप में जाना जाता है। आकस्मिक योजना जो आकस्मिक रूप से तैयार की जाती है, मतलब कि कोई क्या बोलते हैं परिवर्तन हुआ, राजनीतिक, शैक्षणिक या आर्थिक किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो योजना तैयार की जाती है उसे आकस्मिक योजना के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद अधिकार सौंपना परिभाषा। अधिकार सौंपने की परिभाषा आपको बताई दी गई है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं उनको किस तरीके से अधिकार सौंप दिया जाए और किस प्रकार से दायित्व का विभाजन किया जाए, ऐसे कार्य को अधिकार सौंपने के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए। अब देखिए संचालन में अलग अलग तरीके से कार्य किए जाते हैं। अलग अलग तरीके से कार्य करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं और संचालन का अर्थ ही होता है दूसरों से कार्य करवाने की कला, मतलब कि दूसरों से कार्य लेने की कला। तो इसमें अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन आते हैं जो अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, शिक्षक होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं और उसके बदले में मुआवजा प्राप्त करते हैं, मतलब कि फीस लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो आर्थिक रीति से हो रहा है और संचालन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित है? व्यवसाय से संबंधित है। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि यह विधान सत्य है कि संचालन एक व्यवसाय के रूप में कार्य करता है। उसके
क्या बोलते हैं, समय के अनुरूप आयोजन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कार्य देखना है, आय का वितरण सही तरीके से करना है, वित्त की प्राप्ति हेतु कार्यवाही सही तरीके से होनी चाहिए, वित्तीय नीति निश्चित समय के लिए होना चाहिए, इसके अलावा संपत्तियों की व्यवस्था करना। तो ये सारे कार्य मतलब कि जो कि वित्त से जुड़े हुए हैं, पैसों से जुड़े हुए हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो वित्तीय संचालन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। अब आता है थर्ड, मतलब कि मुद्दा सर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। मतलब इसके अंतर्गत ये होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं 3 मार्क्स के, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला क्या बताया गया है, वित्तीय संचालन का अर्थ बताकर कार्य लिखें। तो वित्तीय संचालन का अर्थ देख लेते हैं। तो वित्तीय संचालन अर्थात कि द्रव्य का कार्य, द्रव्य कार्य का संचालन, द्रव्य कार्य अर्थात द्रव्य प्राप्त करना, द्रव्य का उपयोग करना, आय का विभाजन करना, उद्देश्य पूर्ण करना, इस प्रकार के कार्य को वित्तीय संचालन के रूप में जाना जाता है। मतलब कि वित्त से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं, किस प्रकार से वित्त को विभाजित करना है, कितना किस प्रकार से देना है, कैसे करना है, वित्त से जुड़ी हुई जितनी भी बातों का संचालन होता है वो सभी वित्तीय संचालन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उसके कार्य बताए हैं, तो उसके कार्य आप बता सकते हैं कि वित्तीय संचालन जो है वो निश्चित समय के लिए निर्धारित किया जाता है, फिर आय का किस तरीके से विभाजन करना है वो वित्तीय संचालन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा वित्त को किस प्रकार से विभाजित करना है, कैसे निश्चित करना है, वो कार्य आ सकते हैं। फिर वित्त की आवश्यकता का अंदाज, किस प्रकार से वित्त की आवश्यकता पड़ेगी व्यवसायिक इकाई में, उसका अंदाज लगाना। इसके अलावा अंदाज पत्र बनाना, आय का विभाजन सही तरीके से करना, कर मतलब कि टैक्स का आयोजन सही तरीके से करना, द्रव्य प्राप्त करने की कार्यावधि निश्चित करना, प्राप्त द्रव्य का योग उपयोग हो यह देखना और नियंत्रित व्यवस्था करना। तो ये सारे कार्य जो कि वित्त से जुड़े हुए हैं, पैसों से जुड़े हुए हैं, द्रव्य से जुड़े हुए हैं, वो सारे कार्य वित्तीय संचालन के अंतर्गत आते हैं। तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, वित्तीय संचालन का अर्थ बताकर कार्य लिखिए। तो इसमें सबसे पहले तो आप वित्तीय संचालन का अर्थ प्रॉपर तरीके से जो कि मैंने आपको बताया वो लिख दोगे, फिर कार्य उसके हिसाब से लिखोगे, क्योंकि 3 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा बताना पड़ेगा। तो वित्त से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जिस प्रकार से संचालित होती हैं, वो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, अधिकार सौंपना का अर्थ बताकर महत्व लिखें। अधिकार सौंपने का अर्थ आपको बता ही दिया गया है कि किस तरीके से अधिकार और दायित्व का विभाजन होना चाहिए और अधिकार सौंपा जाता है कर्मचारी को। इस कार्य को अधिकार सौंपने की क्रिया के रूप में जाना जाता है, अधिकार सौंपना कहते हैं। तो यहाँ पर उसका महत्व पूछे हैं तो कौन कौन से महत्व आएंगे, तो कार्यक्षम संचालन होता है, कर्मचारियों का विकास होता है। कार्यक्षम संचालन का मतलब कि प्रॉपर तरीके से अगर अधिकार को सौंपा गया है कि कौन से कर्मचारी का कितना अधिकार है, किस हिसाब से उसको कार्य करना है, तो वहां पर होगा क्या कि जो संचालन होगा वो प्रॉपर तरीके से कार्यक्षम होगा, मतलब सही संचालन किया गया है ऐसा माना जाएगा। तो पहला कार्यक्षम संचालन होता है। दूसरा कर्मचारियों का विकास होता है। जाहिर सी बात है कि जिस कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है उसको उसके हिसाब से अधिकार दिया गया तो वो उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा। तो इसमें होगा क्या कि उसको जो अधिकार सौंपा गया है उससे उसको संतुष्टि मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग कार्य में विकास भी होगा और इसके साथ साथ कर्मचारियों का भी विकास देखने को मिलेगा। तो सेकंड महत्व। थर्ड आता है अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर कर्मचारियों को उनके अकॉर्डिंग या अधिकारियों को उनके अकॉर्डिंग अधिकार दिए जाते हैं, तो वहां पर वो लोग अभिप्रेरित होते हैं क्योंकि उनको इतना अधिकार होता है कि वो कोई कार्य दूसरे को सौंप सके जिस प्रकार से उनको अधिकार दिया गया है, या कोई अधिकारी को इतना अधिकार दिया गया कि आप कर्मचारी से इतना कार्य करवाएं और उसके अकॉर्डिंग आपको अधिकार है कि आप उसे डांट सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो अधिकारी होंगे वो अभिप्रेरित होंगे या कर्मचारी को जिस तरीके से अधिकार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वो कार्य कर रहा है तो वो भी अभिप्रेरित होगा। तो अभिप्रेरणा की भावना विकसित होती है अधिकार सौंपने के अंतर्गत। तीसरा महत्व। चौथा महत्व बताया गया विशिष्टीकरण का लाभ देखने को मिलता है। अलग अलग कर्मचारी होते हैं, अलग अलग अधिकारी होते हैं,
व्यवस्था भी बनी रहती है और कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में संतुलन की मात्रा भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फिफ्थ, विस्तार के अवसर। विस्तार के अवसर मतलब कि काफी बड़े पैमाने पर लक्ष्य जो प्राप्ति का दिया गया है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्य होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कर्मचारियों को अधिकार सौंपा गया है या अधिकारियों को अधिकार सौंपा गया है कि आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको कार्य करना है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो विस्तार है व्यवसायिक इकाई का, उसके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लक्ष्य जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक मात्रा में पूर्ण हो सकेगा, इसके साथ साथ कर्मचारियों का विकास हो सकेगा, यानी कि बहुत सारे जो महत्व हैं वो आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, व्यवस्था तंत्र के प्रकार बताकर कोई एक प्रकार समझाइए। तो व्यवस्था तंत्र के कितने प्रकार हैं, कोई एक प्रकार को समझाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्यवस्था तंत्र के बारे में थोड़ा बता दें कि क्या बोलते हैं, किस तरीके से कौन सा कार्य कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, आयोजन के अनुसार जो भी कार्य करना है वो प्रॉपर तरीके से जो ढांचा तैयार किया जाता है उसे व्यवस्था तंत्र के रूप में जाना जाता है और उसके प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहला प्रकार बताया गया है कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र, रेखीय व्यवस्था तंत्र, दूसरा कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र, तीसरा औपचारिक व्यवस्था तंत्र, चौथा अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र और पांचवा है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। तो कोई एक कार्य समझाना है तो रेखीय व्यवस्था तंत्र के बारे में आप समझा सकते हैं कि रेखीय व्यवस्था तंत्र में क्या होता है कि पहला तो ये कि एक सैन्य व्यवस्था तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके अंदर जो भी कार्य होते हैं वो रैखिक तौर पे होते हैं, मतलब कि उच्च से लेकर निम्न स्तर तक जो भी रेखीय स्वरूप में होता है। उच्च स्तर का कार्य जो उच्च स्तर का कार्य वो उच्च स्तर करता है, मध्य स्तर का जो कार्य है वो मध्य स्तर करता है, निम्न स्तर का कार्य जो है वो निम्न स्तर करता है। लेकिन एक श्रृंखला बनी रहती है, वो कैसी, रैखिक स्वरूप में बनी रहती है, मतलब उच्च स्तर आदेश दे सकता है मध्य स्तर को, मध्य स्तर दे सकता है निम्न स्तर को। तो ये एक रैखिक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि ये सारी जो व्यवस्था की जाती है रैखिक स्वरूप में, उसे रैखिक व्यवस्था तंत्र के रूप में जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद आता है फिफ्थ, उत्पादन संचालन की परिभाषा देकर उसके कार्य बताइए। तो उत्पादन संचालन मतलब कि जो उत्पादन से जुड़े हुए कार्य हैं, किस प्रकार से उत्पादन करना है, कैसे इकाई में विकास हो सके, इसके साथ साथ उत्पादन से जुड़ी हुई जितने भी कार्य होते हैं वो उत्पादन संचालन के अंतर्गत आते हैं। उसके कार्य बताए गए हैं तो आप उसके कार्य के अंतर्गत ये लिख सकते हैं कि व्यवसायिक इकाई में कितना उत्पादन होना चाहिए, रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल किस तरीके से मंगाना जरूरी है, फिर उसके अंतर्गत व्यवसायिक इकाई में उत्पादन किस तरीके से विकसित किया जा सके, किस तरीके से उत्पादित वस्तुओं को क्रय किया जा सके, विक्रय किया जा सके, बाजार में बेचा जा सके। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो कार्य होते हैं जो कि उत्पादन से जुड़े हुए होते हैं। जितना भी मतलब व्यवसायिक इकाई में कितने कितने प्रकार से उत्पादन होना चाहिए, कौन कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, कितना कर्मचारी किस प्रकार से उत्पादन करेगा या एक दिन में कितना उत्पादन करेगा। तो कहने का मतलब जितना भी उत्पादन से जुड़ा हुआ कार्य है वो सारा उत्पादन संचालन के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है उत्पादन संचालन की परिभाषा, हो गया, बता दिया गया है। अब आता है आपके 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर है वो होते हैं कंप्लीट। अब लास्ट 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स में क्या बताया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है हेनरी फ्यूल के संचालन के सिद्धांत बताइए और किन्हीं 8 सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनके संचालन, उनके जो सिद्धांत है हेनरी फ्यूल के वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो है वो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, साथ में समझाती भी जाती हूँ। फर्स्ट श्रम विभाजन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या होता है कि कर्मचारियों और अधिकारी जो होते हैं या कर्मचारी जो होते हैं उसके अंतर्गत उनको प्रॉपर तरीके से श्रम का विभाजन होना चाहिए। श्रम का विभाजन का मतलब ये होता है कि कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य करने के काबिल है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जैसे जो बुजुर्ग कर्मचारी है या जो वो कार्य नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल जैसे मशीनरी उठाने का कार्य है वो काफी हैवी होती है, तो वहां पर जो बुजुर्ग कर्मचारी है वो नहीं कर पाएगा या फिर वो नहीं उठा पाएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से श्रम का विभाजन होना चाहिए। कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य कर सकता है, उसकी योग्यता के अनुसार उसको कार्य सौंपना चाहिए और उसको अकॉर्डिंग ही कार्य करवाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर श्रम का विभाजन सही तरीके से होगा तो संचालन अपने आप प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है, तो श्रम का विभाजन सही तरीके से होना चाहिए, ये श्रम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सेकेंड,
चीज यहाँ पर भी है, व्यवसाय के अंतर्गत भी, तो हम यहाँ पर व्यवसाय से जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे। तो व्यवसाय में बिना अनुशासन के कोई कार्य नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नीति नियम बनाए गए हों कि ये कार्य इस तरीके से करना है, ये कार्य इस तरीके से करना है, लेकिन वहां पर अनुशासन ना हो, तो कर्मचारी को जैसे कार्य